मैं अनिल अग्रवाल परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी ये एकेडमी 2 अगस्त 2021 से क्रियाशील होने जा रही है और मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के वीडियोस देख के अपने रुझान प्रदर्शित करते हुए इन कक्षाओं में प्रवेश लें। वैसे समय की मांग है कि कक्षाएं या शिक्षा पद्धति में जो आमूलचूल बदलाव हो रहे हैं उनमें ऑनलाइन शिक्षा ही सबसे मुफीद शिक्षा मानी जा रही है, क्योंकि कोरोना काल में चीज़ों पे और लोगों पे बंदिशें ज़रा ज़्यादा लागू हो गई हैं और मैं समझता हूँ कि आपको परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा का प्रयोग हासिल होगा। परीक्षा मंथन पत्रिका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1984 से अनवरत चल रही है और आज तक अगर आप हमसे उस पत्रिका के माध्यम से जुड़े हैं तो उसका एक ही बिंदु है, वो है हमारी पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि पाठ्य सामग्री जो दी जाए पत्रिका में वो उच्च कोटि की हो और इस ओर हमारे प्रयासों को काफ़ी बल मिला है जब हमारे छात्रों ने हमारी सर्कुलेशन को काफ़ी आगे तक ले जाने में सफलता पाई है। 2 अगस्त 21 से जो ऑनलाइन एकेडमी क्रियाशील हो रही है उसमें ARO का पाठ्यक्रम लेते हुए जो बैच शुरू हो रहा है उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। वैसे इस ऑनलाइन एकेडमी के जो मुख्य पाठ्यक्रम हैं उनमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। एक खंड तो ऑनलाइन वीडियोस और लाइव वीडियोस का है और दूसरा खंड करंट अफेयर्स का है, जिसमें करंट अफेयर संबंधित समस्त सामग्री आप लोगों को मिलेगी और इसी क्रम में कंप्यूटर शिक्षा, निबंध लेखन शिक्षा और डाउनलोड्स, इस तरह के विविध कार्यक्रम और कोर्सेज हम चलाने जा रहे हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों को बहुत सजगता से अपने कैरियर को आगे बढ़ाना होगा और इस ऑनलाइन चकाचौंध में विभिन्न माध्यमों के पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए ही आपको चयन करके आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो और हमारे प्रयास से उसको बल मिले। नमस्कार, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी पे आपका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी उपस्थित हूँ संविधान और राज्य व्यवस्था की पहली क्लास के साथ। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारी ये क्लास RO बैच के लिए है और RO बैच में RO की परीक्षा में आपको सामान्य अध्ययन में कुल 140 प्रश्न आते हैं। इन 140 प्रश्नों में से संविधान और राज्य व्यवस्था से 15 से 20 प्रश्न हर बार जब परीक्षा हो रही है तब पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न जो हैं वो काफ़ी गहराई लिए होते हैं, काफ़ी डेप्थ होती है उनमें और ये प्रश्न जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूरी तरह फैक्चुअल रहते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। तो हमारी क्लासेस में आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कराया जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने में तो आसानी रहेगी ही, उसके साथ आपको ढेर सारे फैक्ट मिल जाते हैं। तो आपको
फैक्ट्स का जो तथ्य हैं उनका एक बड़ा संग्रह आपके पास हो जाएगा, तो आपको दोनों तरह के प्रश्न करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम लोग हल करते हैं, हल करेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में जो आता है किसी भी विषय को पढ़ते हुए, वो ये आता है कि वह विषय वास्तव में क्या है। तो स्थिति क्या होती है कि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सहज ही एक प्रश्न आ जाता है कि संविधान है क्या। हम पढ़ तो रहे हैं संविधान को, लेकिन ये संविधान वास्तव में क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से अस्तित्व में आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका स्वरूप कैसे होता है, या लिखित होता है या अलिखित होता है, किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमारे दिमाग में सहज ही आती रहती हैं। तो इनका हल ढूंढने का हर वह विद्यार्थी प्रयास करता है जो कि संविधान का अध्ययन करता है। तो सामान्य रूप से हम कहते हैं कि संविधान वास्तव में क्या है, नियमों कानूनों का एक संग्रह है जिससे किसी देश की जनता शासित होती है। अब एक बात ये आती है कि नियमों कानूनों का जो ये संग्रह है संविधान, यह कब से अस्तित्व में आ गया और क्यों अस्तित्व में आ गया, क्यों ऐसे नियम कानून बनाए गए, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो वास्तव में क्या था कि मनुष्य एक समय प्राकृतिक अवस्था में रहता था। अच्छा, इसकी कल्पना की हॉब्स, लॉक, रूसो, जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया था, उन्होंने एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की। उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अकेले रहता था, स्वतंत्र रूप से कुछ भी मिला खा लिया, कैसे भी रह रहा है, लेकिन उसमें उसको बहुत सी परेशानियां होती थी। और इन परेशानियों से बचने के लिए मनुष्य ने समाज बनाया, समूह बनाया, समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की। तो जैसे ही मनुष्य 1 से 2 हुआ, वैसे ही कुछ न कुछ नियम बनने लगते हैं। हम अपने सामान्य ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों से किसी न किसी तरह की अंतर्क्रिया करते हैं, तो कुछ नियमों के अंतर्गत करते हैं। और जो कार्य हमारे अपने निजी जीवन के हैं, व्यक्तिगत जीवन के, जिससे कोई दूसरा प्रभावित नहीं होता, तो उस पर हम कई बार स्वतंत्र रूप से सारा कार्य करते रहते हैं। तो वास्तव में क्या है कि संविधान या नियमों कानूनों का जो जड़ें हैं, जो उसके स्रोत हैं, उनको हम देख सकते हैं उस समय से जब मनुष्य ने समूह में रहना प्रारंभ किया। और जब मनुष्य ने समूह में रहना प्रारंभ किया तो उसने क्या किया, कुछ नियम बनाए, और वो नियम धीरे धीरे एक व्यवस्थित रूप लेते चले गए, और व्यवस्थित रूप लेते लेते उनको लिखा जाने लगा। लेकिन ये संविधान जो था वह पहले किसी देश के द्वारा नहीं लिखा गया, सबसे पहले यह व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाने लगा। और सबसे पहले जो संविधान लिखा था वो लिखा था सोलन में। इसीलिए सोलन को विश्व का प्रथम संविधान निर्माता माना जाता है, और अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर हुआ, हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्या अंतर है संविधान और संविधानवाद में। तो वास्तव में संविधान क्या है, संविधान है नियमों कानूनों का संग्रह, नियमों कानूनों का संग्रह। कैसा संग्रह, यह ऐसा संग्रह है जिससे किसी देश की जनता शासित होती है, जिससे किसी देश की जनता शासित होती है। संविधान क्या है, नियमों कानूनों का एक संग्रह है जिससे किसी देश की जनता शासित होती है। और संविधानवाद क्या है, संविधानवाद वास्तव में क्या है, इस संविधान में जो मूल्य हैं उन्हीं मूल्यों का पूरी तरह से पालन करना संविधानवाद है। अर्थात संविधान में जो मूल्य दिए हैं, जो मूल्य संविधान में दिए गए हैं, इन्हीं मूल्यों का पालन करना संविधानवाद है। तो वास्तव में संविधान सबसे पहले लिखा था सोलन ने। सोलन कौन थे,
अरस्तु और प्लेटो के भी पहले थे। वास्तव में प्लेटो मातृ पक्ष से सोलन का ही वंशज था। तो अरस्तु और प्लेटो के पहले यूनानी चिंतक थे सोलन। उन्होंने सबसे पहले संविधान को लिखा, इसीलिए उन्हें विश्व का पहला संविधान निर्माता माना जाता है। और अरस्तु ने अपना ग्रंथ जो लिखा था पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स ग्रंथ को विश्व के 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद लिखा था। तो अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद में अपना ग्रंथ पॉलिटिक्स लिखा। और अरस्तु वास्तव में संविधान सम्मत शासन या विधि सम्मत शासन का प्रबल समर्थक था, इसीलिए इसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से संविधान क्या है? नियमों कानूनों का एक संग्रह है जिससे किसी देश की जनता शासित होती है। और संविधानवाद क्या है? वो मूल्य जो संविधान में है उन्हीं मूल्यों का पूरी तरह से पालन करना संविधानवाद है। तो अब स्थिति क्या आई कि सोलन ने तो संविधान लिख दिया, ये विश्व का पहला लिखित माना गया कि सबसे पहले सोलन ने लिखा, पहला लिखित संविधान हो गया। लेकिन यह व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय बीतने के साथ में वास्तव में जो नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ, बड़े बड़े देश बने, उन देशों में नियमों कानूनों का एक संग्रह करने की परंपरा विकसित हो गई। तो स्थितियां क्या आई कि अधिकांश देशों ने अपना संविधान लिखना प्रारंभ किया। और विश्व का पहला संविधान जो लिखा गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिखा गया। विश्व का पहला संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिखा गया। यूएसए ने सबसे पहले संविधान लिखा। यह संविधान कब लिखा गया? 1787 में यह बन के तैयार हुआ और 4 मार्च 1789 को यह लागू हुआ। तो इस तरह से यूएसए का संविधान या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है जो कि 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। वास्तव में यह संविधान ठीक उस तरह से लागू नहीं हुआ था जैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस तरह से नहीं लागू हुआ कि इसकी कोई डेट निर्धारित की गई कि इस डेट पर यह लागू होगा। वास्तव में इस जो संविधान जो 1787 में बन के तैयार हुआ था, इसके अनुसार 4 मार्च 1789 को वहाँ के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने शपथ ली थी। और इसीलिए यह माना जाता है कि 4 मार्च 1789 से अमेरिका का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही क्या हुआ कि विश्व में ढेर सारे देश ऐसे आते गए जिन्होंने अपना अपना संविधान लिखा और भारत ने भी अपना संविधान लिखा। इस तरह से वास्तव में भारत, अमेरिका सहित अधिकांश देशों के संविधान लिखित संविधान है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर संविधान नहीं लिखा गया, जैसे ब्रिटेन में संविधान को लिखा नहीं गया, बल्कि वहाँ संसद की सर्वोच्चता होने के कारण संसद जो कानून बनाती है उसे ही संविधान का अंग मान लिया जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि संविधान वास्तव में 2 प्रकार का होता है। संविधान वास्तव में 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, लिखित संविधान का जो उदाहरण है वो कौन कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और विश्व के अधिकांश देश। अलिखित संविधान का जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन, मुख्य रूप से ब्रिटेन। तो वास्तव में क्या होता है, अलिखित संविधान जो होता है यह संविधान पूरी तरह से पूर्णतः विकसित होता है। यह संविधान पूर्णतः विकसित संविधान होता है। लेकिन लिखित संविधान जो होता है यह संविधान एक निश्चित समय में संविधान सभा के द्वारा लिखा जाता है और यह पूरी तरह से विकसित संविधान नहीं होता। लेकिन लिखित संविधान भी निरंतर विकास का ही परिणाम होता है, क्योंकि कोई भी संविधान वास्तव में जड़ नहीं होता। हर संविधान गतिशील होता है और उसका निरंतर विकास होता रहता है और इस तरह से हर लिखित संविधान विकास का परिणाम होता है। जैसे भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, लेकिन भारत के संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, जो सारी व्यवस्थाएं अपनाई गई, वो धीरे धीरे
अंग्रेजी शासनकाल के समय जो नए नए अधिनियम पारित हुए, नए नए चार्टर आए, उनके द्वारा संसदीय शासन प्रक्रिया विकसित होती गई और जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में उस संसदीय शासन प्रक्रिया को अपना लिया गया। तो वास्तव में अलिखित संविधान तो पूरी तरह से विकसित होता है, लेकिन जो लिखित संविधान होता है वह भी विकास का ही परिणाम होता है और इसे कहा जाता है संवैधानिक विकास। तो वास्तव में भारत का जो संवैधानिक विकास है वह अंग्रेजों के समय पारित अधिनियमों और चार्टर के द्वारा अस्तित्व में आया और उसने विकास किया। तो आज हम सबसे पहले यह देखते हैं कि भारत के संविधान का जो विकास हुआ वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, और इसकी शुरुआत हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ही भारत का संवैधानिक विकास प्रारंभ होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वास्तव में क्यों पारित किया गया था? क्या हुआ कि भारत में अंग्रेज 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई व्यापार करने के लिए, तो उसने धीरे धीरे देखा कि भारत में छोटे छोटे राज्य हैं और इन राज्यों को आपस में एक दूसरे से लड़ा के उसने अपनी शक्ति मजबूत की और शक्ति मजबूत होते होते क्या स्थिति आई? 1757 का प्लासी युद्ध, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो गई और यहाँ से भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी। इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इससे भारत में अंग्रेजी राज्य पूरी तरह से स्थापित हो गया। और इन दोनों युद्धों से भारत में जब अंग्रेजी राज्य पूरी तरह स्थापित हो गया तो ब्रिटिश संसद सतर्क हो गई। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए सजग हो गई कि भारत में जो अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया है इसको हमें किसी भी तरह से बनाए रखना है। इसके लिए उसने क्या किया कि अधिनियम पारित किया 1773 में। ब्रिटिश संसद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित किया गया। क्या था कि उस समय भारत में जो अंग्रेज व्यापारी आते थे वो अंग्रेज व्यापारी यहाँ से अपना निजी व्यापार भी करते रहते थे और उनके व्यापार से वो निरंतर संपन्न होते जा रहे थे और इससे कंपनी के कार्यों में, कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला था। इन सबको नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या विशेषताएं थी, इसके द्वारा क्या क्या किया गया, इसको हम देख लें। इसके द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किए गए वो 3 प्रावधान थे मुख्य रूप से। पहला प्रावधान क्या किया गया? नंबर 1, इसमें व्यवस्था की गई कि अब कंपनी को अपने राजस्व, नागरिक और सैनिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को नियमित रूप से देना पड़ेगा। अर्थात कंपनी के शासन संबंधी सभी मामलों की जानकारी नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। पहला प्रावधान क्या किया गया? कंपनी के राजस्व, सैनिक तथा नागरिक कार्यों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को नियमित रूप से देना अनिवार्य कर दिया गया। सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि कंपनी के जो राजस्व मामले हैं, सैनिक मामले हैं, नागरिक कार्य हैं, इनकी जानकारी नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ? भारत के शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ।
भारत के शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कैसे प्रारंभ हुई और केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? वास्तव में केंद्रीकरण का अर्थ होता है कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित हो जाना। तो इस समय तक क्या था? 1773 तक इस समय भारत में मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? एक बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। कौन थी? एक बंगाल, एक बॉम्बे और तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी। तो क्या स्थिति की गई कि इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर है इसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को कहा जाएगा गवर्नर जनरल। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ये दोनों इस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को इन दोनों प्रेसिडेंसियों के सुपरविजन का अधिकार दिया गया, उनके अधीक्षण का अधिकार दिया गया कि यह इनका सुपरविजन कर सकेंगे। अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ये दोनों बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि वास्तव में शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आई। और उस समय बंगाल का गवर्नर जो था वह था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था? ये उस समय की तीनों प्रेसिडेंसी हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी और उसके अधीन हो गई बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके अधीन हो गई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी उसके अधीन हो गई। इस अधिनियम का प्रभाव ये हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ये दोनों प्रेसिडेंसी हो गई। और बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। उन्हें ही पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। वारेन हेस्टिंग्स को वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं था। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, जो 1833 के चार्टर से बना था। और ये भारत में पहला गवर्नर जनरल था। ये भारत में पहला गवर्नर जनरल था। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स नहीं था, वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो इसमें प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी स्थापित की गई। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी इसकी सहायता के लिए स्थापित कर दी गई। और इन सदस्यों का कार्यकाल जो रखा गया, इनका कार्यकाल रख दिया गया 5 वर्ष। इनका कार्यकाल 5 वर्ष रख दिया गया। तो इस 4 सदस्यीय कार्यकारिणी की नियुक्ति इसी के साथ कर दी गई। उनकी सहायता से बंगाल का गवर्नर जनरल अपना कार्य करने लगा। तीसरा प्रावधान इसमें क्या किया गया? तीसरा प्रावधान जो किया गया वो क्या था? तीसरा प्रावधान किया गया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित कर दिया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान
तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1773। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया, तो 1774। दो अलग अलग तरह के प्रश्नों का उत्तर अलग अलग हो जाता है। प्रावधान 73 में किया गया लेकिन स्थापना 1774 में हुई। और इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और 3 अन्य न्यायाधीश बना दिए गए। लेकिन वास्तव में यह जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं था। क्यों सर्वोच्च नहीं था? क्योंकि इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। आपको इस पर एक प्रश्न बन सकता है और प्रश्न में आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और दूसरा स्टेटमेंट होगा यह सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में सर्वोच्च नहीं था क्योंकि इसके फैसलों के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और फिर आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प होता है केवल कथन एक सत्य है, दूसरा विकल्प होता है कथन 2 सत्य है, तीसरा होता है 1 और 2 दोनों सत्य हैं और चौथा विकल्प होता है कि ना 1 सत्य है ना 2 सत्य है। तो आपको इसमें सही उत्तर क्या होगा कि यह वास्तव में 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 74 में स्थापित किया गया, यह सत्य है। और दूसरा भी सत्य है, यह सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं था क्योंकि इसके फैसलों के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो वास्तव में ये दोनों के दोनों कथन सत्य होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न लोक सेवा आयोग की आरओ की परीक्षाओं में बनते हैं और हम अपने लेक्चर्स में इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपको थोड़ा थोड़ा अवश्य कराते रहेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतने प्रावधान कर दिए गए। पहला क्या किया गया? इसके द्वारा कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। उन्हें अपने सारे निर्णयों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य किया गया। शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन इस अधिनियम के प्रावधानों से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। इसीलिए उसने 1784 में एक नया एक्ट लाए जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में वास्तव में क्या किया गया? इसमें सबसे पहला प्रावधान किया गया कि कंपनी ने जितने क्षेत्रों पर अधिकार किया है, जितने क्षेत्र जीते हैं, उनको उसने एक नया नाम दिया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। और दूसरा प्रावधान महत्वपूर्ण जो किया गया वो क्या किया गया कि कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, व्यापारिक कार्य और शासन संबंधी कार्य। व्यापारिक कार्यों पे तो कंपनी को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी गई कि आप व्यापारिक कार्य कर सकते हैं लेकिन शासन संबंधी कार्यों के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। तो वास्तव में 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए? पहला प्रावधान किया गया कंपनी ने जितने क्षेत्रों को जीता है उनका नाम क्या रखा गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। और दूसरा काम क्या किया गया? कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 2 भाग थे? पहला भाग था व्यापारिक कार्य, और दूसरा शासन संबंधी कार्य।
व्यापारिक कार्य जो था, व्यापारिक कार्य पे कंपनी को पूर्ण एकाधिकार दिया गया, अर्थात यह कंपनी को पूर्ण एकाधिकार दिया गया। कंपनी जिस तरह से चाहे उस तरह से व्यापार कर सकती थी, लेकिन शासन संबंधी जो कार्य था इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके नियंत्रण के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल, आपको परीक्षा में कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है नियंत्रण मंडल, 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो ये वास्तव में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। इसके साथ ही क्या किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे भारत में, उन कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए, अगर वह कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में ये महत्वपूर्ण प्रावधान हुए। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1793 से लेकर 1853 तक सम्राट के द्वारा 4 चार्टर जारी हुए थे। 1793 से 1793 से लेकर 1853 तक प्रत्येक 20 वर्ष पर, प्रत्येक 20 वर्ष के बाद में सम्राट के द्वारा एक चार्टर जारी हुआ। चार्टर वास्तव में क्या होता है, इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र, अर्थात यह वास्तव में अधिनियम की ताकत रखता था। ये सम्राट के द्वारा जारी होता था और जिस तरह से कोई अधिनियम जितनी ताकत रखता है उसी तरह का यह ताकत रखता था। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। तो पहला चार्टर आया था 1793 में, दूसरा आया था 1813 में और तीसरा आया था 1833 में, चौथा आया था 1853 में। तो वास्तव में इन चारों चार्टर का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम चारों चार्टर को एक एक करके इनको हम पढ़ लेते हैं। पहला है 1793 का चार्टर। (1793) के चार्टर में क्या प्रावधान किया गया? वास्तव में जब 1793 का चार्टर जारी हुआ उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह था सर जॉन शो। सर जॉन शो बंगाल का गवर्नर जनरल था जिस समय यह चार्टर जारी हुआ। और इस चार्टर में जो प्रावधान किए गए वो प्रावधान मुख्य रूप से क्या क्या थे? इसके द्वारा क्या किया गया? 1793 के चार्टर के द्वारा वास्तव में क्या प्रावधान किया गया कि जितना ब्रिटिश भारत है उस ब्रिटिश भारत में जो भी कार्य होगा, अब जितना भी प्रशासन होगा वह लिखित विधियों के द्वारा, इसमें प्रावधान किया गया कि लिखित विधियों के द्वारा शासन संबंधी कार्य किए जाएंगे। यह प्रावधान कर दिया गया कि अब लिखित विधियों के द्वारा शासन संबंधी कार्य कर दिए जाएंगे। दूसरा क्या किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, इस गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया, का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया, अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों पे सुपरविजन का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1793 के चार्टर के द्वारा इस अधिकार क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया। और एक प्रावधान और किया गया, वो क्या किया गया कि नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन, नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया, अर्थात भारत पर शासन करने के लिए भारत के कोष से ही उन सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। यह प्रावधान इस अधिनियम में
इस चार्टर में किया गया। इसके बाद अगला चार्टर आया ठीक 20 साल बाद, 1813 का चार्टर। 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर में क्या प्रावधान किया गया? जब यह चार्टर आया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब यह चार्टर आया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसमें जो प्रावधान किए गए वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये बात ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार समाप्त किया गया, उनका अधिकार समाप्त नहीं किया गया। यहाँ ये प्रावधान कर दिया गया कि अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटेन की प्रजा में से कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार कर सकता है, का अर्थात कंपनी भी व्यापार कर सकती है और ब्रिटिश प्रजा भी व्यापार कर सकती है। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। चाय पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा गया। चाय पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा गया। बनाए रखा गया। और दूसरा प्रावधान क्या किया गया? चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा गया। चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा गया। अर्थात 1813 के चार्टर द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार कर सकता है, लेकिन चाय पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। अर्थात चाय पर ब्रिटेन की प्रजा से कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था और चीन के साथ में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी और कोई व्यापार नहीं कर सकता। एक प्रावधान और किया गया। वह प्रावधान क्या किया गया? वह प्रावधान ये किया गया कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह व्यवस्था की कि अब भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक प्रावधान और किया गया। वो क्या किया गया कि यूरोप के जो व्यापारी भारत में आते थे, ब्रिटेन से जो व्यापारी भारत में आते थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति लेकर भारत में ज़मीन खरीद सकते हैं और यहाँ पर बस सकते हैं। तो इस तरह से 1813 के चार्टर में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। इसके बाद आया अगला 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर में क्या क्या प्रावधान किए गए, इनको हम देख लें। 1833 का चार्टर जब जारी हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 का जब चार्टर जारी हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब 1833 का चार्टर जारी हुआ तब उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था? उस समय वो भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, उस समय वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसी चार्टर के द्वारा उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसलिए चार्टर जारी होते समय वह बंगाल का ही गवर्नर जनरल था। और इसके द्वारा जो प्रावधान किए गए वो क्या क्या किए गए? अब क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसके पहले 1813 के चार्टर में क्या हुआ था? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर आकर व्यापारिक कार्य, कंपनी के व्यापारिक कार्य पूरी तरह समाप्त। अब कंपनी को क्या करना था? कंपनी का कार्य केवल राजनीतिक कार्य बचा, कंपनी का कार्य केवल राजनीतिक बचा या राजनीतिक कार्य रह गया। अब कंपनी को व्यापारिक कार्य नहीं करने थे, केवल राजनीतिक कार्य करने थे। और अगला प्रावधान क्या किया गया? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई थी, यहाँ तक आते आते चरम पर पहुँच गई। क्या हुआ? केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति चरम पर पहुँच गई। कैसे चरम पर पहुंच गई? क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के विधायी अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। अब क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो कानून बनाएगी या बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल जो कानून बनाएगा, उन्हीं कानूनों को क्रियान्वित करना है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को पूरी तरह से। अर्थात ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के विधायी अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। तो अब स्थिति क्या आई? यह प्रवृत्ति चरम पर पहुंच गई और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। और इस गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वह अपनी परिषद के सहयोग से कानून बनाएगा और बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सहित पूरा ब्रिटिश भारत उन कानूनों को केवल क्रियान्वित करेगा। और इसके द्वारा एक प्रावधान और किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, लॉ मेंबर की नियुक्ति इसके द्वारा कर दी गई। तो इस तरह से आपसे जो प्रश्न आता है कि विधि सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी? 1833 के चार्टर के द्वारा की गई। इसमें कुछ और भी प्रावधान किए गए थे। जैसे एक प्रावधान ये किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना भी इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत में बसने की छूट दे दी गई। और एक प्रावधान ये किया गया कि सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया। इस कारण इस निर्णय को वापस ले लिया गया। तो इस तरह से एक बात स्पष्ट होती है कि भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देने का यह पहला प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हो सका, क्योंकि अगर खुली प्रतियोगिता आयोजित होती तो उसमें सारे भारतीय भाग ले सकते थे, लेकिन उस निर्णय को वापस ले लिया गया। अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी शुरू करने का जो पहला प्रयास किया गया वो असफल रहा। तो 1833 का चार्टर इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के संवैधानिक विकास में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब इसके बाद आता है 1853 का चार्टर, और 1853 के चार्टर ने भी भारत के विकास में, भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस
1953 के चार्टर का महत्व कहाँ और कैसे है, इसको हम देखें। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान हुआ वो ये हुआ कि गवर्नर जनरल के प्रशासनिक और विधायी अधिकारों को अलग किया गया। गवर्नर जनरल के प्रशासनिक और विधायी अधिकारों को अलग किया गया या पृथक किया गया। गवर्नर जनरल के प्रशासनिक और विधायी अधिकारों को पृथक किया गया या विधायी कार्यों को पृथक किया गया। इसके पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सहयोग से कानून बनाते थे और उन कानूनों के अनुसार शासन करते थे, अर्थात वही कानून बनाएं और वही उसको लागू करें। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के प्रशासनिक और विधायी कार्य अलग होंगे। कैसे अलग किए गए, पहली बार 12 सदस्यीय विधायी परिषद बनाई गई। 12 सदस्यीय विधायी परिषद बनाई गई। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इस संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हम कहाँ देख रहे हैं, 1853 के चार्टर में देख रहे हैं कि यहाँ पहली बार विधायी परिषद बनी है। और आज वहाँ से यहाँ तक आते आते क्या स्थिति हो गई कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। केंद्र में अर्थात संघ में संसद है, राज्यों में विधानमंडल है। तो वास्तव में 12 सदस्यीय विधायी परिषद जो थी वह 2 भागों में बटी हुई थी, 6 सरकारी सदस्य और 6 गैर सरकारी सदस्य। छह गैर सरकारी सदस्य, इनको अतिरिक्त सदस्य भी कहा जाता था, अतिरिक्त सदस्य। 6 सरकारी सदस्य कौन से होते थे, गवर्नर जनरल, दूसरे कमांडर इन चीफ अर्थात भारत के प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ अर्थात भारत के प्रधान सेनापति, और 4 सदस्य कौन होते थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 4 सदस्य। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 4 सदस्य। इन सबका कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया गया। इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया 2 वर्ष। 2 वर्ष। ये अतिरिक्त सदस्य जो होते थे इनको गवर्नर जनरल मनोनीत कर देते थे। इन्हें मनोनीत कर दिया था गवर्नर जनरल के द्वारा। ये मनोनीत किए जाते थे। गवर्नर जनरल किसी भी सदस्य को मनोनीत कर सकता था और इन्हें 2 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता था। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता था। लेकिन इनका कार्यकाल कितना था, इनका कार्यकाल अनिश्चित था, पद पर रहने तक। जब तक ये पद पर रहेंगे, पद पर रहने तक इनका कार्यकाल होता था। और जब ये अपने पद से हट जाते थे तो ये इनका कार्यकाल विधान परिषद में, विधायी परिषद में नहीं रह जाता था। तो इसके द्वारा क्या स्थिति हुई, प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग करके पहली बार विधायी परिषद की स्थापना कर दी गई। तो इस तरह से 1853 के चार्टर एक्ट में या 1853 के चार्टर में महत्वपूर्ण प्रावधान ये किए गए। अब इसके बाद आता है 1858 का भारत परिषद अधिनियम, लेकिन उसको हम अगली क्लास में हल कराएंगे। उस पर अगली क्लास में हम लेक्चर देंगे, अगली क्लास पे उस पर हम चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए हमें उम्मीद है कि आपको इस पहली क्लास से बेहद लाभ हुआ होगा और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप उसको हल कर सकते हैं।